दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है ये रीजनिंग और जीके की सीरीज है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे आज जो जीके के 10 क्वेश्चन और प्लस में इसके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है। तो पहले तो हम बात करेंगे इन 10 क्वेश्चन के जीके के और उसके बाद में बात करेंगे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ये MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और यहाँ पे ये शाम 6 बजे इसका लिंक ऑन होता है और 6:30 PM पर इसकी वीडियो अपलोड हो जाती है आंसर की सहित। तो आप भी देख सकते हैं और ये आप यूट्यूब कम्युनिटी में देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही दे दिया जाएगा। जीके और रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 20 क्वेश्चन है। ये यूपी PCL TG2 JMRC पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर भी करें। चलिए बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की, उनके जन्म की और उनसे जन्म के पूर्व की कहानियाँ किस ग्रंथ में संकलित है या हम कह सकते हैं किस में संकलित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जातक कथाएँ। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बेहद लोकप्रिय कहानियाँ हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है कि जातक कथाएं हैं जिनमें बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व की विभिन्न प्रकार की कहानियाँ संकलित की गई है। और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पल्लव राजवंश की और उनकी राजधानी की। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। इसको कांची भी कहा जाता है और कांजीवरम भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ये कांजीवरम भी मिल सकता है और कहीं पे कांची और कांचीपुरम, तो तीनों ही शब्द हो सकते हैं, कांची, कांचीपुरम और कांचीवरम। कांचीवरम को पल्लवों ने अपनी राजधानी बनाया और ये दक्षिण भारत में कृष्णा व गोदावरी नदी के बीच में पल्लवों का राज्य स्थापित किया गया था। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो बात कर लेते हैं 3 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की और इसमें भारत का जो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। जो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें, तो बिहार का तीसरे नंबर पे स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो, और बंगाल जो पश्चिम बंगाल है ये चौथे नंबर पे आती है और राजस्थान है ये 5वें नंबर पे आता है। और चलते हैं अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबरीमाला के बारे में और सबरीमाला एक मंदिर है जो यहाँ पे हमारा आंसर है केरल। सबरीमाला मंदिर है और सबरीमाला है वो केरल राज्य में स्थित है। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन 5 में हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालय की चोटी की और कौन सी ऐसी चोटी है जिसको सागर माथा कहा जाता है। तो हमारा आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, यह हम कह सकते हैं
माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वो सागरमाथा है। सागरमाथा में जो माउंट एवरेस्ट नेपाली भाषा में जो सागरमाथा कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 में सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की, और हमारा आंसर है बुध। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका व्यास 4879 किलोमीटर है तथा सूर्य से दूरी 5.7 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से, जो 88 दिनों में सूर्य की प्रदक्षिणा करता है। कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बुध ग्रह अपनी एक प्रदक्षिणा सूर्य के चारों ओर जो पूरी कर लेता है, तो यहाँ पे 88 दिन इसको लगते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 7 में विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधि के समक्ष और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को और ये अनुच्छेद 143 में निहित है। अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति विधि से संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, लेकिन वह उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उससे सलाह जरूर ले सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के ज्ञान पे निर्भर करता है कि वह उस न्यायाधीश की सलाह को माने या ना माने। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। और अब बात कर लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और लोगों में जो कि सत्ता को विकेंद्रित भी किया गया था। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। और क्वेश्चन 9 में बात करें तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाथुला दर्रा की, और हमारा आंसर है नाथुला दर्रा। और ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और इस दर्रे के माध्यम से भारत और चीन का व्यापार संचालित होता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये दर्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत और चीन मैत्री वर्ष 2006 की जुलाई माह में, यानी 1962 से लेकर के 2006 तक लगभग 44 वर्षों तक इसको बंद रखा गया था और जुलाई 2006 में इसे भारत चीन मैत्री वर्ष 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1932 में जो पुणे समझौता हुआ था उसका संबंध किससे था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध जो 1932 के पुणे समझौते से था। और इसी के साथ में आप लोगों से धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जीके के बाद में अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है 10 जो रीजनिंग के हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक भी करें। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है रीजनिंग। रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन है और उससे पहले जीके के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बात करेंगे अब हम रीजनिंग के इन टोटल 10 क्वेश्चन की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन जो 11 नंबर जो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक पद लुप्त है और वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। आपको यहाँ पे एक पद लुप्त श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला का जो पद है उसको पूरा करना है। जो इंटरोगेशन पे आपको करना है, इसकी जगह कोई अंक आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में आपको दिए गए हैं 1, 48, 4, 24, 7, इंटरोगेटिव साइन 10 और 2। इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है वो बेमेल श्रृंखला होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है, इस श्रृंखला में पद क्रम को देखते हुए श्रृंखला को ध्यान से देख करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये श्रृंखला बनती है 2। पहली श्रृंखला 1 और 4, उसके बाद में 7, 7 के आगे 10। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि 1 में 3 प्लस करने से 4 बनते हैं और 4 में प्लस 3 करने से बनते हैं 7 और 7 में प्लस 3 करने से बनते हैं 10। इस श्रृंखला में हमने किया है प्लस प्लस करके, लेकिन ऊपर हमारे पास यहाँ जो श्रृंखला दे रखी है तो इस श्रृंखला में 3 तो प्लस हो नहीं पाता है। और अगर हम 48 में जो कि यहाँ पे घटाए 24 तो प्राप्त होता है 24। लेकिन आगे अब हमें क्या करना है कि इसमें से अगर हम 12 घटाए तो 2 प्राप्त नहीं होता है। कि मान लो यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह हम 12 रख करके 24 में से घटाते हो तो 12 बचती है, जबकि यहाँ तो 2 है। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रकार की श्रृंखला में यहाँ पे ये 24 है, 48 और 24। और जब 48 में 24 का भाग करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होता है 2। और आगे हमारे पास ये है 24 और इस 24 में जब हम 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होते हैं 3। और यहाँ पे आगे हमारे पास है 8 और 8 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 4। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 48 और 48 में 24 का भाग दिया तो ये 2 बार गया। और आगे हमारे पास 24 है, 24 में 8 का भाग दिया तो ये 3 बार गया। और आगे जो 8 है और 8 में जब 2 का भाग दिया तो ये 4 बार जाता है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 इस प्रकार से ये भाग जा रहा है। और यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह पे 8 है। और देखते हैं हमारा जो ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है 8 है। तो इस प्रकार से पहले तो हमें क्या करना है, इधर जो 1 + 3 करने है और आगे है वो उसमें जो पद में भाग दे करके आगे वाला पद प्राप्त करना है। और अब चलते बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 12। और क्वेश्चन 12 में यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को PZELLI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लास को लिखा जाएगा। कि पहले तो दे रखा है स्कूल और स्कूल का जो सांकेतिक कोड दिया गया है PZELLI। आगे आपको दिया गया है शब्द जो क्लास, और क्लास का जो कोड वर्ड है वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं तो आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे SCHOOL ये स्कूल है और इसका जो वर्ड दिया गया है PZELL और I। ये जो वर्ड दिया गया है S का P, तो यहाँ पे ये S और P जो दोनों में अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पर -3 आता है। कि S से अगर -3 किया जाए तो
P आता है। आगे C से जब -3 करते हैं तो Z आता है, और H से -3 करते हैं तो E, और O से -3 करने पे L आता है, और L से -3 करने पे आता है I। तो यहाँ पे सभी में से 3 घटाने पर हमें जो आगे वाला पद प्राप्त होता है, जो स्कूल का PZELLI लिखा जाता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा है CLASS। तो यहाँ पे C, और C में से जब हम -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा Z आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे L है, और L में से जब हम -3 करते हैं तो हमारा आ जाता है I आ जाता है। और आगे जब A में से -3 करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है X आ जाता है। और S में से जब -3 करते हैं तो P आता है। तो दोनों डबल S में से PP हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दे रखा है ZIXPP, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन जो सेकंड में ZIXPP, जो सांकेतिक है स्कूल का क्लास के अनुसार। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में किसी शहर में 4 रास्ते निकलते हैं। किसी शहर में 4 रास्ते निकलते हैं। मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ और बैंक जाना चाहता हूँ। बाईं ओर का रास्ता बैंक की ओर जाता है। सीधे सामने सड़क हॉस्पिटल की ओर जाती है। दाईं ओर का रास्ता बस स्टैंड की ओर जाता है। तो बैंक किस दिशा में है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा जो 4 तरफ का रास्ता है, और इस 4 तरफ के रास्ते को हम शॉर्ट में दिखाते हैं। ऊपर साइड होता है नॉर्थ, और नीचे की तरफ होता है साउथ। नॉर्थ ऊपर उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है। राइट हैंड साइड में होता है ईस्ट यानी पूर्व, और वेस्ट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट यानी पश्चिम होता है। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि मैं पश्चिम दिशा से आता हूँ, तो मेरे आने की जो दिशा है वो ये है, इधर से और इस तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही शहर में एंटर करता हूँ, और जब मैं ईस्ट साइड की तरफ मुँह करके चल रहा हूँ, तो ऊपर यहाँ पे ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। अब आपको ये कहा गया कि बाईं ओर बैंक है, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा, यहाँ पे बैंक हो गया। और जो सामने की सीधे सड़क है वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे ये हमारी होगी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल होगी। और इधर जो आपको दिखाए गए है कि आपके दाईं ओर बस स्टैंड है, तो यहाँ पे हमारा ये बस स्टैंड हो गया, ये बस स्टैंड हो गया। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक किस दिशा में है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो आंसर में बैंक है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ ये है नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा, और यहाँ पे हमारा आंसर है उत्तर। बैंक है वो हमारे बाईं तरफ यानी उत्तर दिशा में है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 14 नंबर। क्वेश्चन 14 में यदि चिड़िया को कौवा कहा जाए, जो चिड़िया है उसको हमने कौवा बना दिया है, और कौवा को कोयल, और जो कौवा है वो कोयल बन जाए, और कोयल को तोता कहा जाए और तोता को कार कहा जाए, तो निम्न में से कौन सा पक्षी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो चिड़िया है उसको तो हमने कह दिया कौवा, और जो कौवा है वो बन गई है कोयल, और कोयल है वो बन गया है तोता, और तोता है वो कार बन गया है। तो यहाँ पे कौन सा जो पक्षी नहीं है, तो यहाँ पे तोता पक्षी नहीं है, क्योंकि तोता को हमने बोला है कार, हमने तोता को कार कह दिया, जबकि कार कोई पक्षी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कौन सा पक्षी नहीं है, तो तोता पक्षी नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में P कहता है Q एवं R मेरे भाई है, और P कहता है T R का पिता है।
एस मेरे पिता का भाई है तो एस का आर की माता से क्या संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है कि क्यू तथा आर भाई है पी के। क्यू तथा आर भाई है पी के। और आगे आपको ये कहा गया है कि टी पिता है। टी है वो पिता है। अब जब Q तथा R का भाई P है तो T इन तीनों का पिता हो जाएगा। तो T पिता हो गया P Q और R का। तो T पिता हो गया P Q R का। और अब आगे आपको जो बताया जा रहा है तो इसमें P Q R का पिता हो गया T। और अब आपको ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि S R की माता से क्या लगेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो S है वो R की माता के क्या लगेगा। तो यहाँ पे S जो R है वो इसमें आपको ये बताया गया है कि P Q R ये तीनों भाई है और इसका पिता हो गया T। T है जो पिता हो गया और ये हो गया पी क्यू आर का। पी क्यू आर का पिता हो गया। अब आपको ये बताया कि एस मेरे पिता का भाई है, यानी इसमें पी कहता है कि एस है वो मेरे पिता का भाई है। तो ये दोनों भाई हो गए, टी और एस दोनों हो गए भाई। और अब आगे आपको ये पूछा जा रहा है कि एस का आर की माता से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ये आर और आर का पिता है टी और टी का भाई एस है। तो ये पहले तो यहाँ पे हो गया चाचा, आर और एस है। और अब यहाँ पे जो आर की माँ के एस लगेगा देवर, ये लगेगा देवर, क्योंकि आर का चाचा, आर का चाचा है एस और आर की माँ का ये होता है देवर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है जो पहला ये देवर है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या वाला विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो श्रृंखला दी गई है इसमें से गलत जो अंक है वो चूज करना है। तो कौन सा गलत है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 144, 121। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 144, 121, यहाँ 100 पे दे रखा है, यहाँ 81 दे रखा है, यहाँ 64 दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है। तो अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो ये श्रृंखला बन रही है हमारे पास। तो ये जो बन रही है 12 की स्क्वायर 144 से, और ये बन रही है 11 की स्क्वायर 121, और ये बन रही है 10 की स्क्वायर 100, और ये बन रही है 9 की स्क्वायर जो 81, और ये बन रही है 8 की स्क्वायर जो 64। और यहाँ पे आगे हमारे पास 7 की स्क्वायर बनती है 49, 7 की स्क्वायर 49 बनती है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 50। तो हमारा जो रॉन्ग अक्षर है वो यहाँ पे 50 है, क्योंकि 144 है वो 12 की स्क्वायर है, 121 है वो 11 की स्क्वायर है, 100 है वो 10 की स्क्वायर है, 81 है वो 9 की स्क्वायर है, 64 है वो 8 की स्क्वायर है, लेकिन 50 है वो 7 की स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इधर भी एक एक घटते क्रम में जो अंक लिए गए और उनकी स्क्वायर की गई है। तो अब 7 की स्क्वायर बनती है 49, जबकि यहाँ पे दिया गया है 50। और देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, इस ऑप्शन में दिया गया है 50 और इस 50 की जगह आएगा 49। तो ये श्रृंखला जो सही हो जाएगी और गलत विकल्प है वो 50 वाला है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 17 और इसमें दिए गए कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैज चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो आपको क्या करना है कि इस समीकरण को संतुलित करना है और इसमें आपको ये देखना है कि हैज चिन्ह को हटाने के बाद में कौन सा गणितीय चिन्ह वाला ऑप्शन आपको प्रयोग करके ये संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम
बात करें तो आप सभी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंक सेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या कि पहले तो हमने इस 6 को 15 से जो कि हैज को हटा करके गुणा का चिन्ह कर दिया। आगे हमने यहाँ पे भाग का कर दिया और आगे कर दिया है प्लस का और आगे है बराबर का। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि सबसे पहले 6 और 6 के आगे हमने गुणा करके 15 लिखा है और आगे हमारे पास है भाग और भाग में आगे 10 और फिर आगे करना है +3 और बराबर में 12। इस प्रकार से ये संतुलित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास में करें तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, अगर होता है तो। ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में ये होता है डिवाइड यानी भाग, और उसके बाद में होता है मल्टीपल के बाद में ऐड और सबट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे और इस 10 का इसमें भाग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2। 3/2 इस प्रकार से बनेंगे कि ये 15/10 है और इसको काटेंगे तो 5 दुए और ये 5 तिये। इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया जो 3/2 और 3/2 के यहाँ पे इसके गुणा में हमारे पास है 6, गुणा में 6 है और आगे प्लस में है 3 और बराबर में हमारे हो जाने चाहिए 12। अब इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और आगे हमारे पास इन 3 को 3 से गुणा कर लेंगे और +3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 × 3 और प्लस में भी हमारे पास 3 है और बराबर में 12। इस 3 को 3 से गुणा किया तो ये 9 और 9 में +3 किया और ये बराबर में बनते हैं 12। तो ये 9 और 3 12 और बराबर में हमारे पास है 12। इस प्रकार से जो कि हमारे पास पहले गुणा फिर भाग फिर प्लस और फिर बराबर का निशान, ये वाला ऑप्शन चूज करने और यहाँ पे दिए गए हैज को हटाने से समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। और अब हम चलते हैं, देख लेते हैं आगे हमारे पास जो ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं और देख सकते हैं आप जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को सेट करके देख सकते हैं बारी बारी सभी से। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन है 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18 और दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला में कौन सा ऑप्शन रखा जाए ताकि ये आपकी श्रृंखला पूरी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको यहाँ पे पहले दिया गया है ब्लैंक और उसके बाद में ए बी बी फिर ब्लैंक फिर दिए गए है ए और फिर दिया गया है ब्लैंक और फिर ए बी और ब्लैंक और आगे बी। इस प्रकार से अगर हम इन सभी को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारे पास 12 अंकों का जो समूह बनता है। तो इसको हम या तो 4-4 में डिवाइड करके या 3-3 में डिवाइड करके इसको हम बना सकते हैं। वैसे चाहे तो आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं कि 2-2 का ग्रुप बन जाए, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 और इस ऑप्शन में से देखना है कौन सा समूह सही बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो सेकंड है वो सही बनता है कि अगर यहाँ पे हम ए रख दें तो ये हमारे पास पहले 3 ए हो गए ए और फिर आगे हम यहाँ पे बी रख दें तो बी भी हमारे पास 3 ए हो गया फिर 3 बी हो गया। अब आगे हमें यहाँ पे क्या रखना है, ए रखना है तो ये 3 ए हो गया और इसकी जगह बी रखना है तो ये 3 बी हो गए। इस प्रकार से ये हमारे पास जोड़ा बनता है ए फिर आगे बी 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 और इसी प्रकार से आगे ए और आगे बनता है बी बी बी। ये जोड़ा हमारे पास बनता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले में हमने ए रखा है और उसके बाद में दूसरे में हमने बी रखा है और तीसरे में हमने जो कि बीच में ए रखा है और आगे हमने जो कि बीच में बी रखा है। तो इस प्रकार से ए बी का ये जो जोड़ा है वो कंप्लीट हो जाता है। और चलते हैं देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है और ऑप्शन नंबर है सेकंड वाला। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में
दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित शब्द समूह श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो आपको यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और शब्द समूह दिए गए हैं, उनमें से कौन सा है वो इसको पूरा करता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आंख और आंसू, यानी आंख अनुपात आंसू, और उसके समानुपात में दिए गए हैं आपको कौन सा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ज्वालामुखी अनुपात लावा। कि यहाँ पे हृदय और धमनी है, ये दोनों जो एक दूसरे के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे समुद्र है, वो समुद्र के अंदर जल रहता है। भूख रोटी, तो रोटी से भूख समाप्त होती है। लेकिन यहाँ पे आंख से आंसू निकलता है और ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आंख से आंसू निकलता है उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों ही है वो यहाँ पे निकलने के आधार पर इनको जो समान किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित शब्द समूह श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे आपको श्रृंखला दी गई है और विकल्प दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प है वो इनमें से श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे हमारे पास श्रृंखला दी गई है, इधर दिया गया है 82 और इधर दिया गया है 6। इधर दिया गया है 76 और आगे दिया गया है इंटरोगेटिव साइन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह ऐसा कौन सा अंक आएगा तो इसको पूरा कर सकता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों में संबंध देखना है कि क्या संबंध है, वही संबंध उसमें से होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का संबंध, तो यहाँ पे हमारे पास है 82 और 82 को हम करते हैं 8 - 2, तो बराबर में हमारे पास आता है 6। कि जैसे ही हमने 8 में से 2 घटाए हैं तो ये 6 प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 76, तो यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये श्रृंखला किसी भी प्रकार से सोल्व हो सकती है, बस आपको देखना है कि पहले दोनों पदों में जो संबंध हो वही संबंध आगे वाले पदों में होना चाहिए, आपको वही ऑप्शन चुनना चाहिए। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप ऑनलाइन टेस्ट भी जो कि अटेंड कर सकते हैं और अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।